चलो थर्ड नहीं चैप्टर पढ़ा है ना? नहीं सर, थर्ड किस वाले में? हिस्ट्री में थर्ड कराया तो थर्ड आएगा। थर्ड है सर। कौन इसमें हिस्ट्री में बताना है डी सारे क्वेश्चन नहीं क्या बोला रे सर? बता हिस्ट्री में सेकंड है रूलिंग द कंट्री साइड कौन सा चैप्टर? ये थर्ड रूलिंग द कंट्री साइड। अभी वो बिस्टा फाइन को क्वेश्चन दिखाना है। ओके नाउ अभी तेरे पास ही है चलो मेरे एडी दो तीन बार इसको पार्ट में अकेले हम लोगों ने देख लिया कि जो किस वाले में we should multiply 2 3 5 2 by 3 ऐसे लिखा करो, ठीक है? इनटू 3 नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 हो जाएंगे तो 60 हो जाएंगे। चलो साइज का हमने देख लिया कि जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, ह्यूमिडिटी होती है, वार्मथ होता है, तो वहाँ पर राइस होता है। हमारे यहाँ देखिए जो इंडिया है, इंडिया के पिछले पोर्शन में क्या होता है? राइस। और इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो इन सबको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन सब जगहों पे पानी की ज़्यादा बारिश होती है और इसमें विंटर में भी बारिश हो जाती है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर विंटर में भी राइस उगाया जाता है तमिलनाडु में। अच्छा, हम लोगों ने कौन कौन सी क्रॉप के बारे में अनुष्का देख लिया था? चेक करो कौन सा देखा था लास्ट? कॉफी पढ़ना है। वीट वीट सर मिलेट हो गया था ना? वीट कॉफी पढ़ना है। मिलेट हाँ मेज का पढ़ा है रिकॉर्ड मिलेट से स्टार्ट होगा। नहीं करा है मिलेट से इसमें अलग से पढ़ा हां सर मिलेट सर मिलेट सर मिलेट। अब तो रुकोगे तो ही ना। मिलेट्स दैट इज दीज आर द कोर्स ग्रोन ग्रेन। इसको जैसे रागी हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर तो जानवरों को भी खिलाते हैं। जैसे यूपी में रागी है, ये सब 5 रुपए केजी मिल जाता है, जबकि गेहूँ 40 रुपए किलो मिलता है। तो वहाँ पर इसको जानवरों को खिलाया जाता है। ये मोटा अनाज, मिलेट्स का क्या मतलब होता है? मोटा अनाज। इसमें चोकर ज़्यादा होती है। अगर आप इसको उससे स्ट्रेनर से छानोगे तो बहुत सारा भूसा निकलेगा, इसलिए, ठीक है कि नहीं? बाजरे की रोटी खाओगे तो उसमें रफेज बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारे मिलेट्स कहाँ उगाए जाते हैं? व्हाट आर द मिलेट्स? दीज आर कोर्स ग्रेन जिसमें लेस फर्टिलिटी होती है। दीज आर कोर्स ग्रेन्स एंड सोन इन एरिया। कहाँ पर उगाएंगे? वेयर देयर इज लेस फर्टिलिटी, देयर इज लेस फर्टिलिटी। कभी आपने ये मल्टीग्रेन बिस्किट खाए? वो मुंह में भूसा भूसा लगता है, तो वो बिल्कुल भूसे जैसे ही है। उसकी रोटी खाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे भूसा खा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही बस बांधने के लिए, अदरवाइज तो हाँ डाइजेस्टिव टाइप है। तो वो ट्रैक को, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसको क्लीन कर देती है। जब हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उन सब के लिए कॉमनवेल्थ गेम और ये G20 सब में, तो 20 देशों के उन सबको यही कोर्स ग्रेन ही खिलाया था, जितने भी डिश बने। तो ये सैंडी सॉइल में होती है। राजस्थान में मोटा अनाज होता है। यहाँ पर अगर देखोगे राजस्थान में तो बाजरा उगाया जाता है। यहाँ पर ये होता है मिलेट, ठीक है? तो इट इज हार्डी एंड इट नीड्स लो रेनफॉल। राजस्थान में हो जाता है, बात नहीं करी। सो इट नीड्स लो रेनफॉल। ज्वार, बाजरा, रागी, इसका एग्जाम्पल क्या है?
ज्वार बाजरा रागी। अगर आप बाजार में खरीदने जाओगे यहाँ सब मिल जाएगा, लेकिन वो लोग जनरली पशुओं के लिए ले जाते हैं और स्ट्रॉ भूसे के साथ मिला के खिलाते हैं। कहीं कहीं ये खाया भी जाता है। बाजरे का सोगरा आप देखोगे बड़े बड़े होटलों में मिलता है। कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज है अफ्रीका में जहाँ बिल्कुल खाना नहीं उगता, वहाँ मिलेट उग जाता है, जैसे नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, नाइजर हो गया, ये सब साउथ ये अफ्रीका के कंट्रीज हैं। चाइना में भी ऐसा होता है। अब देखो मेज, मेज का मतलब समझते हो भुट्टा या मक्का। तो पंजाब की ये यहाँ देखो ये अगर देखोगे तो इस एरिया में क्या होता है, मेज। तो इसको कहते हैं ना मक्के की रोटी सरसों का साग, कभी आपने खाया है? शादी बारात में मिलता है। तो ये जो मक्का है यही है कॉर्न। तो कॉर्न को क्या कहेंगे, मेज। तो इट रिक्वायर्स, देखो साइड में बना हुआ भी है मेज, इट इज नोन एज कॉर्न। अलग अलग कलर का भी आता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कलर। सो इसको रेनफॉल चाहिए, इट रिक्वायर्स, इसको मक्का कह सकते हैं। इट रिक्वायर्स रेनफॉल, रेनफॉल तो चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर। रेनफॉल और साथ में सनशाइन अच्छी चाहिए एंड लॉट ऑफ सनशाइन। ओके, इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, जमीन में पानी रुकना नहीं चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको, इन सब जगह उगाया जाता है। इट इज सोन इन इंडिया, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, रशिया, चाइना, सभी जगह उगाया जाता है। मैक्सिको में भी उगाते हैं क्या? मैक्सिको, अमेरिका, इंडिया में ज्यादातर ये पंजाब में उगाया जाता है। कॉटन, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बुद्ध को कहा जाता है क्योंकि वो दुशाला ओढ़े खड़ा रहता है ना, इसमें मोतियां जड़ी होती हैं, ऐसा होता है। ठीक है कि नहीं? नाउ दैट इज कॉटन। कॉटन काली मिट्टी में उगाया जाता है। कॉटन इट इज सोन इन ब्लैक सॉइल, थोड़ी सी रेनफॉल चाहिए और 210 दिन तक कोई भी ठंडक नहीं पड़नी चाहिए। रात को यदि में ठंडा हो गया तो कॉटन खराब हो जाएगा। फ्रॉस्ट फ्री डेज, तो ऐसा महाराष्ट्र में ही हो सकता है। 210 डेज में बिल्कुल गर्मी रहनी चाहिए खूब ज़्यादा। नासिक हो गया, पुणे हो गया, ऐसी जगह। तो दैट इज कॉटन रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, टू 210 days फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब ठंडी रहित या पाला रहित। देख लीजिए, ये जो इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है? सह्याद्री। और सह्याद्री पर्वतमाला यहाँ पे किस पर खत्म होती है? नीलगिरी पर। कहाँ पर? नीलगिरी पर। और ये कौन सी पर्वतमाला है बोलो? सह्याद्री। इसे क्या कहते हैं? सह्याद्री माउंटेनियस रेंज। अच्छा, ये माउंटेनियस रेंज है, तुमको मालूम है अफ्रीका में यहाँ मेडागास्कर, पहले हमने बताया है। मेडागास्कर से जब ये बारिश आती है तो नीलगिरी के इधर चली जाती है। लेकिन आप ये भी देखो, ये जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके से उठे हुए हैं। इसको कहते हैं कि जब यहाँ से बादल आएंगे तो यहाँ से जो मानसून आएंगे तो यहाँ पर इधर ही आ जाते हैं और यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। इसको लीवर्ड जोन कहते हैं। कौन सा जोन? लीवर्ड जोन। तो यह इसको कहते हैं रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ बारिश कभी नहीं पहुँचती है। यहाँ पे मुंबई है और ये क्या है बोलो? पुणे। मुंबई और पुणे के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? 150। इतना होने पर भी यहाँ पर 650
mm पर ईयर वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर 50 mm पर ईयर वर्षा होती है। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बारिश यहीं घूम जाती है। तो इट इज विंडवर्ड एरिया, और जबकि लीवर्ड एरिया है, यहीं कॉटन उगाया जाता है। बारिश भी नहीं होनी चाहिए, धूप भी होनी चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं उगाया जा सकता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कॉटन कहाँ उगाया जाता है तो बोल देना ये वेस्टर्न घाट है, उसके बाद सह्याद्री रेंज है, मालाबार कोस्ट, कोंकण रेंज, ये सब है, हमने पिछले चैप्टर में ज्योग्राफी में पढ़ लिया था। उसके इधर पर ये सब कॉटन का क्षेत्र है। और यहाँ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है क्योंकि पहले कभी ये पेनिनसुलर प्लेट्यू था, पठार गोंडवाना लैंड पढ़ाया था चैप्टर में, गोंडवाना लैंड आके टकरा गई थी। तो ये पूरा काली मिट्टी है, उसी का बेसाल्ट रॉक है। वो जो ज्वालामुखी नहीं निकलता वॉल्केनो, उससे जो बेसाल्ट निकलता है काला काला रहता है सब, उसी से काली मिट्टी बन गई और उसी में कॉटन अब उगाया जाता है। लेकिन फिर भी बारिश नहीं होनी चाहिए। 210 दिन में एक भी दिन बारिश होगी तो कॉटन की सारी फसल खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया, दैट इज कॉटन के बारे में आपको पता चल गया ना। आगे देखें, कॉटन का हमने आपको दिखाया भी था। दूसरा now next is और क्या कॉटन के बारे में कहा गया है? एंड ब्राइट सनशाइन। ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको, इंडिया में तो उगाया जाएगा ही। इट नीड्स ब्लैक सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। एलुवियल का क्या मतलब होता है? जो नदियां लाती हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, उसमें भी उग सकता है सेडिमेंट। हाँ, जो सेडिमेंट्स पहाड़ों से लेके आते हैं उनमें उग सकता है। इंडिया आपको मालूम है जो सिल्क रूट है उसके द्वारा यहीं पे तो इसीलिए कोलोनाइजेशन हुआ था। वास्तव में इसी कॉटन की वजह से तो हम मौत के मुंह में चले गए। हमारी कॉटन लेने ही तो ब्रिटेन आया था, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल मिल जाता था उसको। तो पहले ये हम लोग सिल्क रूट से ही जान जाता था। सबसे बढ़िया कॉटन बांग्लादेश का है और दूसरे नंबर पे इंडिया का। तो द बेस्ट कॉटन इज फाउंड इन, कहाँ पर उगाया जाता है? बांग्लादेश। इट इज द फाइन मसलिन क्लॉथ, जो मलमल का कपड़ा होता है वो बांग्लादेश में सबसे अच्छा है, दूसरे नंबर पे हमारा। नाउ दैट इज चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट, ये उगाते हैं। चाइना, यूएसए, पाकिस्तान और कौन कौन से हैं? सर इजिप्ट। ब्राजील, बांग्लादेश का नाम ही नहीं दिया, ब्राजील एंड इजिप्ट। सर बांग्लादेश तो है, लिखा है सर नहीं लिखा नहीं, लेकिन है उसमें, राइट, नंबर 1 पे। अच्छा ये देखो, जहाँ जहाँ ये उगाया जाता है वहीं वहीं तो कोलोनाइजेशन हुआ है। इंडिया भी है सर। इंडिया भी है। ओके, तो ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। जूट देखिए, जूट की भी खेती होती है क्या? तुम आपने जूट के बैग देखे हैं? यस सर। हाँ, जूट के बाजार बैग मिलते हैं, वो रस्सी होती है, रस्सी के बैग देखे हैं? नारियल का जूट, नारियल जैसा ही होता है, नारियल में जूट एक जैसे ही। अब जरा देखो कि जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट का ये देख लो, हाउ जूट लुक्स लाइक। नाउ jute tree
ऐसा होता है जूट का पेड़। ये देखो ऐसा दिखेगा जूट का पेड़। देखो फिर अगर सूख जाएगा तो कैसा दिखेगा। दोनों देखो, बात नहीं करो, ये जान दो, क्योंकि तुम लोग प्रॉपर हो फिर तुमको देख के दूसरे बच्चे मोटिवेट होते हैं। ये देखो, तो ये जूट का पेड़ है और अगर जूट की फसल हो जाती है तो फिर ऐसा होता है। और इससे क्या बनाए जाते हैं, जूट के बैग। तो यही सूख जाता है। यही चीज क्या होती है, सूख जाता अगर आप इसी में देखोगे क्या बम्बू ट्री भी ऐसे ही होता है। बम्बू ट्री तो आप लोगों ने देखा वो होगा। थोड़ा मोटा होता है, रखा होगा, लेकिन ऐसे ही उसकी ब्रांच होती है, वो भी सूख के बांस बन जाता है। हाँ। ऐसे जूट भी है तो वही इसके ये फाइबर्स है। इसको पतला पतला चीर के बना लेते हैं, रस्सी बना लेते हैं। ओके ना, तो सर दूध से रस्सी होती है। आप ये देख रहे हैं ना, जूट बैग सब कुछ बनता है। जूट के ये बैग अच्छा होंगे, इसी से लोग खेला खेलते हैं। हाँ वो खेलते ना कूदने वाला। सब कुछ ये जूट के ही तो होता है। ये देखो रस्सी बैग ये सब इसी से बनता है। जूट की तुमने नहीं देखी क्या, देख लो हाँ सर, जूट रोप। इसके अंदर लाके कूदा। देखो ये जूट की रस्सी है, ये तो देखा होगा ना। हाँ ये तो देखा है सर, ये दूध की रस्सी। ये सब जूट की रस्सियां हैं। आप ये देख लीजिए मिलेट्स, जो मोटा मोटा अनाज देख लो। According to Apeda, millets as a subhead consists of sorghum, pearl millet, bitter millet, standard millet, prosa millet, poto millet, buckwheat, amaranthus, and foxtail millet. Being an excellent source of essential nutrients to the millions of Indians, they are also called as nutritious cereals. कौन भी है? कौन? ये है मिलेट, रागी। रागी देख लो। आर्टिफिशियल एकदम आर्टिफिशियल दोबारा। सर, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों भाई, ये रागी है। तुम भी जाके जरा से बोलो। ये यही तुम्हारे केवी2 के सामने स्टोर के लाए। रागी हमने देखा होगा, हमने कहा तुम ही लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि तुम लोग की नजर न पड़ती कहो। हम भी तोड़ के लेके जाए। फ्रंट गेट पे हैं? फ्रंट गेट पे ये पीपी चौधरी के घर के सामने। ये भी के सामने। चौधरी नहीं होगा। सर ये रियल है, सर ये बोल रहा ये सब रियल है। देखो जड़ है इसमें, क्यों नहीं जड़ है? से सब रियल है। नहीं दिख रहा? इसमें क्या अनरियल होगा? सही है? इतनी बात हमें पता चल गई। अब आगे देखें। हाँ। अभी बारिश में उगा होगा, दिखा देंगे तुम लोग। चल आगे देखिए। तो जूट किस काम में आता है? जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर और For making bags and bags and ropes. It is used for making making bags and bags and it is known as golden. सही कह रहे हो, known as गोल्डन फाइबर। इंडिया में तो होता ही है, सस्ता भी होता है। ट्रॉपिकल रीजन में होता है, इंडिया और बांग्लादेश इसके सबसे ज्यादा है। सर कॉटन में बांग्लादेश में है ना हाँ, बेस्ट है। सोन तो इन इसमें तो लिखा है लिखा नहीं, लेकिन वो एक बड़ा उत्पादक है। इट इज सोन इन इंडिया एंड बांग्लादेश। वैसे एक सच्चाई भी है। सर ट्रॉपिकल रीजन वाला में लिखा है। हाँ सर आप बोलिए क्या चीज? क्या बोल रहे थे? ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। बांग्लादेश बहुत सारा कॉटन हमसे ले जाता है। अब हमारे यहाँ से वो क्या, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट करता है और उस कॉटन से वो कपड़े बनाता है। अच्छा हम मतलब हम कॉटन उत- देते हैं कपड़े बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत चीप है। हमने पहले बताया कि 75 पैसे की एक शर्ट बना देते हैं वो लोग सिर्फ, इतना चीप मिलता। एक दिन में 100 शर्ट बना देता है बनाने वाला, 750 रुपये तक कमाई लिए। और घर घर में ये काम होता है। सामान भी तो सस्ता ही होगा। जब से बांग्लादेश में ये हुआ है ना, अभी सरकार पलटी है, तब से बहुत सारा टेक्सटाइल ट्रेड हमारे यहाँ है।
अब हम नंबर 1 बन रहे हैं टेस्ट का। तो सर उनका ये 700 रुपये में घर चल जाता है? 750 रुपये तो बहुत ज़्यादा ही हैं। एक घर, हर घर में ये काम हो रहा है। 750 रुपीज़ पर डे। पर डे ना? रोज 100 टी शर्ट बना देते हैं। कम होता है क्या? अभी देखो, कॉफी रिक्वायर्स वार्म वेट क्लाइमेट एंड वेट ड्रेन लोमी सॉइल। तुमको मालूम है जैसे कभी तुम लोग दार्जिलिंग और ये गए हो केरला में, तुम्हारा हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो जाती बीच बीच में। वेट क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन हल्का हल्का ड्रिजलिंग होता रहेगा, हिली एरियाज में होती रहेगी। तो वार्म भी रहे और वेट क्लाइमेट भी रहे। इट इज सोन इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट। चलो, hill slopes are more suitable for growing this crop. Brazil is leading producer, Colombia और इंडिया। तो ये तुमको मालूम है इस तरीके के जो हिली स्लोप्स होते हैं तो स्लोप में उगाई जाती कि नहीं? ऐसे टेरेस फार्मिंग में ब्राज़ील है, कोलंबिया है, ये सब साउथ अमेरिका के नेशंस हैं। और इंडिया, दीज आर द मेन। जो हम कॉफ़ी पीते हैं वो बहुत इन्फीरियर है, लेकिन जो हमारे यहाँ की सुपीरियर है वो सब बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है। हम लोग बहुत उतनी महंगी पी नहीं सकते। हमारे यहाँ जो 1200 रुपये किलो की चाय है, जैसे सोसाइटी टी, वो बाहर चली जाती है, जो उसका पत्ती है जो बहुत इन्फीरियर है, हम वो 300 रुपये 400 रुपये किलो वाली पीते हैं। इंडियंस खरीद नहीं सकते ना उतनी महंगी, तो हम अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो बाहर आसानी से चली जाती है, पैसा नहीं जाता फिर इंडिया। अभी देखो, इट इज सोन इन, हर जगह वही तुम लेस खाओगे। तुम यहाँ का लेस का चिप्स का पैकेट खा लो और वही बांग्लादेश में खा लो तो बांग्लादेश का ऐसा लगेगा जैसे एक्सपायरी डेट से भी 1 साल और पुराना है ऐसा। और वो वहाँ मज़े से खा रहे हैं। और यही चिप्स तुम दुबई में खाओ और तुमको ऐसा लगेगा ये क्या ले रहा, वही पैकेट। तो जहाँ लोगों का टेस्ट जैसा होता है ना, वही एक कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है और अलग अलग रेट भी है। जो यहाँ 5 रुपए का लेस है वही दुबई में 100 रुपए का है। लेकिन जब वो तुम चिप्स खाओगे तो उसकी आलू की क्वालिटी या ऑयल की क्वालिटी तुम देखोगे अलग ही है। और वही बांग्लादेश में खा लो, बांग्लादेश में वो 2.5 रुपए का, तो 2.5 रुपए का चिप्स का पैकेट और खाओगे ऐसा लगेगा ये एक्सपायरी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग मजे से खाते हैं। ठीक है, ये लोमी सॉइल में होगा। लोमी सॉइल का मतलब है दोमट मिट्टी, 2 बेल की मिट्टी। इसे समझो, सैंड प्लस क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल प्लस क्लेई सॉइल। जैसे जैसलमेर की बालू और यूपी की ये वाली चिकनी मिट्टी मिला दो तो लोमी सॉइल में 2 बेल की मिट्टी। अच्छा, ये कहाँ उगाई जाती है? इंडिया, कोलंबिया एंड ब्राजील। इट इज सोन इन इंडिया, कोलंबिया एंड ब्राजील। इतनी बात समझ में आ गई ना? टी इज ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। ये भी पीने वाली क्रॉप है। जैसे ये बेवरेज है, बेवरेज का मतलब जिसको पिया जाए, तो टी भी कैसी है? इट इज बेवरेज क्रॉप। ये बेवरेज क्रॉप है जो कि माउंटेनियस रीजन में होती है। और इसमें क्या है? इट नीड्स हाई रेनफॉल। इट नीड्स हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसको चाहिए। तो इंडिया में तो टी होती ही है। चाइना से पहले यहाँ पे चाय लाई गई, और फिर इसके बाद देखो चाइना में सबसे पहले चाय का आविष्कार हुआ। सो इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ लेबर थ्रू आउट द ईयर। एक पूरे साल इसमें मेहनत चाहिए। लॉट ऑफ लेबर
थ्रू आउट द ईयर। चाय के बागानों से अंग्रेज लोग मजदूरों को जाने नहीं देते थे, इसीलिए भारत का स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत योगदान है। थ्रू आउट ईयर। तो इसके प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? कंट्रीज आर सर केन्या, इंडिया, केन्या अफ्रीका में है, साउथ में लोकेटेड है। चाइना, सर श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ये सब लोग बेस्ट क्वालिटी के टी बनाते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स का क्या मतलब है कि इफर्ट मेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ऑफ क्रॉप। इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसको कहते हैं कृषि सुधार। किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट करें, हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? इट कैन बी डन बाय इम्प्रूविंग इरिगेशनल टेक्निक। जो इरिगेशनल मेथड है उसे और अच्छा कर लें, और बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दैट इज ऐसे बीज इस्तेमाल करो जिससे बहुत अच्छी पैदावार हो। इसको क्या कहेंगे? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स। चलो सेकंड वर्ड क्या लिखा है? टी का, इसमें डी का सेकंड, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लेबर थ्रू आउट ईयर। सेकंड वर्ड सर फर्स्ट इट लाइन इज का बीवरेज, ये पेय है। बीवरेज का मतलब है कि ये पेय पदार्थ है। ऐसी फसलें, कॉफी एक बीवरेज है। अब देखो इसमें हमें क्या क्या चाहिए? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स भी चाहिए जिससे अपनी जमीन लेवल कर सको। अगर जमीन लेवल नहीं होगी प्रियांशु तो क्या होगा? मान लो जमीन स्लोपी हो गई यूपी में, तो क्या होगा बोलो? वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या होगी। अगर स्लोपी हो गई ना जैसे यूपी में, क्योंकि वहाँ चिकनी मिट्टी है, वहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो फसल सारी खराब हो जाएगी। तो लेवल्ड फील्ड होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। उसके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स आते हैं, उनसे लेवलिंग करो। एक लेवल पानी पूरी खेत में होना चाहिए। नाउ अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है। तो जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है और स्मॉल लैंड है तो वहाँ इंटेंसिव फार्मिंग की जाएगी कि कॉमर्शियल? थोड़ी छोटी जमीन पे कैसे कॉमर्शियल कर लोगे? छोटे मतलब जैसे लार्ज पॉपुलेशन है तो छोटी जमीन होगी, और छोटी जमीन होगी तो लोग अपना मेथड यूज करेंगे क्योंकि उसमें ट्रैक्टर तो नहीं जा पाएंगे। तो बुक में क्या लिखा है? इन केस इफ द पीस ऑफ देयर इज लार्ज पॉपुलेशन इन स्मॉल लैंड देन इंटेंसिव फार्मिंग इज डन। अगला पैराग्राफ पढ़ो तो पता चले। हाँ सर ये डेवलपमेंट देयर इज लार्ज पॉपुलेशन, बहुत लोग हो, छोटी जमीन हो, एक एकड़ की हो तो क्या करोगे? एंड स्मॉल फील्ड कहाँ लिखा है? वो सर नीचे अरे ज्यादा पॉपुलेशन है, Then इंटेंसिव फार्मिंग। फिर आगे लिखा है कि कहाँ कॉमर्शियल होगी? कनाडा, यूएसए में। इंटेंसिव फार्मिंग इज डन। लोग सोचेंगे हली चलाने, कहाँ ट्रैक्टर बुलाएंगे?
चार लोगों के खेतों से ट्रैक्टर चल के आएगा, वो और लड़ने आ जाएंगे, हमारा सारा खेत खराब कर दिया। और इन लार्ज पीस ऑफ लैंड लाइक यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ लोग ही नहीं रहते, पूरे ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ लोग हैं, जबकि भारत से वो 3 गुना बड़ा है। सो इन लार्ज पीस ऑफ लैंड, वहाँ क्या होगा, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ कैसा किया जाएगा निपुण? सर वहाँ पे सर कमर्शियल फार्म, कॉमर्शियल फार्मिंग इज डन। ए फार्म इन इंडिया, देखो इंडिया और यूएसए के फार्म में अंतर स्थापित किया गया, दोनों का फार्म देख लो। एक जेट चला रहे ना, अब ये देख लीजिए, इंटेंसिव फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग देख लो। तो अगर मान लीजिए आप ये देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो सघन कृषि है, सघन कृषि में अधिक लेबर की आवश्यकता होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और आप देख सकते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल, काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, इसी को इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दूध के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी सघन कृषि का उदाहरण है। और एक होती है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसे हम विस्तृत कृषि या विस्तारित कृषि कहते हैं, वो विकसित देशों में होती है, वहाँ पर कम लेबर की आवश्यकता होती है। प्लीज अगर आप समझ में आ गया, तो जो कॉमर्शियल होगा, ये देखो कॉमर्शियल, आज हम कमर्शियल फार्मिंग की मीनिंग एक से ही काम हो रहा है। कमर्शियल वर्ड बना है कॉमर्स से। कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, यानी कि वो फार्मिंग सेलिंग पर्पस से की जाती है। तो आज हम करने वाले हैं इंटेंसिव। समझ में आ गई, कॉमर्शियल फार्मिंग। इंटेंसिव तो आप लोगों को पता ही है, कॉमर्शियल में ये देखो, ये तुम देख लो, Major food crops grown in the United States include soybeans, corn, ये देख रहे हो, potatoes, wheat, sweet potatoes, and barley. ऐसे ही हवा उग रहा है। ये देखो, Currently, the United States एक only ही ड्राइवर है, imports कितना सारा कर रहा 20% of the food it ग्रोइंग भी हो consumes रही है, सोइंग भी हो because रही है, its हार्वेस्टिंग भी हो रही agriculture can produce a large amount of food for the entire country. है। फील्ड भी बहुत बड़ा है। सर एक ऑर्डर के 3 दिन Here's what's going on in a warehouse near a soybean. According to statistics, in 2021, साइलोज है, इसमें ग्रेन डाल soybeans दिया। are grown in 15 state areas. ये हो सकता है सोइंग After के लिए ले billions जा of रहे हो, soybean seeds have been prepared, तो सब कुछ हो this गया। tractor will be used to sow the seeds. Its task जो is to टिलर है उसी में sow सीड ड्रिल भी about होगा। सर जैसे इंडिया में भी तो 128,000 होता है seeds कि per एक acre. फार्म है, उसके अंदर एक Each आदमी year काम in कर रहा है। Minnesota, देखो ये about कितना है, 7.7 कितने सारे, यहाँ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। are used to एक produce खेत में जहाँ 2 soybeans. लोग कर सकते हैं, वहाँ 8 भाई काम कर रहे हैं। Soybean growing areas across the वास्तव में country जरूरत नहीं है उतने काम, लेकिन है ही नहीं किसी के पास एम्प्लॉयमेंट। 88.3 million यहाँ लोग acres. नहीं है। एक घर क्या है टिलिंग, फ्लोइंग, These are Labeling. typical soybean plants. The time from sowing seeds to तुम्हें पता चल harvesting. गया ना कि दैट इज इंडिया में और फॉरेन में कैसे है, डिफरेंस तो है ही। वहाँ लोग नहीं है, वहाँ सब्जी रख दी जाती, रेट लिख दिया जाता है, गुल्लक रख दी जाती है, सब्जी ले जाओ, पैसा डाल दो, बेचने वाला ही नहीं कोई। जहाँ पर कार पार्किंग है वहाँ कोई नहीं है, तुम कार खड़ी करो, उसका तुम्हें कूपन मिल जाएगा, उससे फिर पेमेंट हो जाएगी। पेट्रोल भरना होगा तो खुद से भरो। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में कोई नहीं बेचने वाला। जाओ सामान लो, कार्ड दिखाओ, अपना लेके चलो। बेईमानी नहीं करनी, बस करते रहो, वहाँ लोग कोई है ही नहीं बेचने वाला। सर कोई पिगी बैंक को उठा के भाग गया। वहाँ पर भी सिक्योरिटी देखो आप ये देख लीजिए, नहीं
वेजिटेबल सेलिंग इन न्यूजीलैंड, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये देखो ये ले रही है। न्यूजीलैंड में किसान अपनी सब्जियां और फल ऐसे बेचते हैं। सड़क के किनारे पे एक स्टॉल होगा ऐसा, वहाँ एक बॉक्स होगा और सब्जियां या फल जो भी है रखा होगा और उधर लिखा होगा कि कितना प्राइस है उसका। तो आप इस बॉक्स में पैसे डाल के यहाँ से जितना सामान लेके जाना चाहे ले जा सकते हैं और कोई नहीं लिखा होता इसके अलावा। कुछ नहीं है रखा है, कोई वहाँ पर सब पैसे की कमी नहीं, बस ईमानदारी से देश चल रहा है। मैं उठा लेता सर, मैं गरीब हूँ। बहुत इजी नहीं मिलेगा। दैट इज द फार्म इन इंडिया। देखो फार्म इन इंडिया, तो इंडिया का फार्म छोटा छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन उत्तर प्रदेश मुन्ना लाल इज हैविंग स्मॉल फार्म ऑफ 1.5 एकड़ हेक्टेयर। इन इंडिया जो फार्म साइज है इट इज इन हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 100 मीटर बाई 100 मीटर, समझो 100 मीटर और 100 मीटर ये 1 हेक्टेयर है। Sir, 1 hectare is equal to 2.47 acres. हाँ, और 10 मीटर और 10 मीटर से ये 1 एयर, 1 एयर। और ये अभी हम एकड़ भी बता देंगे। हाँ बताओ क्या है Sir, 2.47 acres. 1 हेक्टेयर में। अच्छा, इसको डाल के देख रहे 1 acre is how much meter? 1 acre is 4,046.856 square meters. ये देखो 4046 स्क्वायर रूट ऑफ 4046, so that is 4046 का स्क्वायर रूट ले लो, कोई बात नहीं। चलो now pay attention here, this is वो क्या करता है बताइए। 1.5 हेक्टेयर में he purchases HYV seeds, और लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है। सो हियर जो पर्सन होते हैं यूज HYV सीड्स तो ले आते हैं, बट यूज बुलक्स। जो बुलक्स हैं, या इनको ये भी कह सकते हैं ड्रॉट एनिमल, इन्हें क्या कहते हैं, ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल का मतलब है जो खींचने वाले पशु। सो आर यूज्ड टू फ्लो फील्ड, फील्ड को फ्लो करने के लिए वो इनका इस्तेमाल करता है। ओके, ही इज यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड एंड टेक्स जो पंप होता है ना, सबमर्सिबल पंप या कोई भी वाटर पंप ऑन रेंट टू इरिगेट इस फील्ड। आसपास कोई एक आदमी उसके पास पंप है, उससे 1 घंटे में रेंट पे ले लिया पानी और अपनी जमीन को इरिगेट करने, ठीक है। सो he takes water pump on rent to irrigate field। तो ये इंडिया में ऐसा है, जबकि उसके पास कुछ बफेलोज है मुन्ना लाल के पास, और कुछ मुर्गियां भी हैं। अपने जो भी लाइव स्टॉक है उनके लिए वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोड्यूस करता है। आर्टिफिशियल यानी अपनी गायों में वो क्या करेगा, सिरिंज से सेमन डालेगा जिससे कि उनमें बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चे वो उनको बैलों के पास नहीं ले जाता है। वहीं पर जैसे ही मेडिकल स्टोर में है खरगोश के, गोट के, इन सब के सेमन मिलते हैं, फ्रिज में रखता है ये। तो हाँ, जैसे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं ना माउंटेन एरियाज, बकरी वकरी हैं, तो अगर वो सब लोग वो रखते हैं तो उससे वो इंसेमिनेशन करा लेते हैं। तो बकरी के बच्चे पैदा करने के लिए या किसी के लिए गाय अगर कोई रखता है, ग्वाले हैं, तो वो लोग ले नहीं जाते। क्या? क्योंकि शहरों में बुल्लक है ही नहीं, बैल कहाँ ढूंढोगे। तो इसलिए बुक में लिखा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड वो यूज कर रहा है। पढ़ो इसे, कहाँ लिखा है ये? जो मुन्ना भाई क्या करता है, मुन्ना लाल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कुछ भी हम नहीं। नाउ he sells his product to मंडी।
अभी देखो he uses, तो कौन यूज करता है? मुन्ना लाल uses आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड, और ये गांव के लोगों को पता होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टू फर्टाइल देयर लाइव स्टॉक, अपने लाइव स्टॉक को उपजाऊ बनाने के लिए स्टॉक या इम्प्रेग्नेट देयर लाइव स्टॉक, ऐसा करता है। फिर वो वहां से मंडी में ले जाता है, मंडी में उससे गवर्नमेंट भी खरीद लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट उसका जो क्रॉप है वो सब खरीद लेगी। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे तुम्हारा स्टॉक है, तुमने गेहूं उगा लिया, मंडी में बिक नहीं रहा अच्छे दामों पे, गवर्नमेंट ले लेगी, वो कम रेट पे लेगी ना, तब कम रेट है, एक रेट है उसका, कहेगी कि तुम उगाओ, अगर कहीं ना बिका तो तुम मेरे पास आ बस जाना, लेगी 20 कि रुपए में नुकसान तुमसे ना ले हो। लेंगे। तो 20 रुपए लेते हैं। किलो। भाई आप ये समझो, पहले गन्ना उगाते थे, बाजार में 1-1 रुपए किलो भी बिकता था, तो लोग ट्रैक्टर से ले जाने की बजाय वहीं पर उसकी मल्चिंग कर देते थे, जला देते थे गुस्सा होकर कि पूरा साल उगाया, 3 महीने 4 महीने, तो और वो ट्रैक्टर उससे ज़्यादा ले रहा है जितना बेचने में लगेगा। आलू 1-1 रुपए किलो बिका है और सड़ा भी है बाजारों में, तो उससे अच्छा जब गवर्नमेंट आपको 15 रुपये बोल दे कि हम 15 रुपये में ले लेंगे, चाहे कितना भी, चाहे मेरे पास सड़ जाए हम तुमको देंगे, तो लोग उगाएंगे तो कुछ तो रहेगा कि हम 10 में उगाते हैं तो गवर्नमेंट 15 में तो ले रही है। तो अगर चावल है और कभी उसको किसी ने नहीं खरीदा और वो है 50 किलो, ठीक है, तो 50 रुपए किलो, हाँ। तो उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट को जब बेचने जाएंगे, अगर गवर्नमेंट को तुम बेचोगे, उसने 20 रुपए का रखा है, अब बाहर 50 है, तो तुम्हें चाहो तो 50 में ले लो, दे दो बाहर। और तुम्हें अगर बाहर बिक रहा है तो दो, गवर्नमेंट और बाहर बिके ना बिके 10 दिन ट्रैक्टर लिए खड़े रहो, यहाँ देखते नहीं हो गेहूँ और वो प्याज लेके खड़े रहते हैं ट्रैक्टर वाले, कितने दिन तक खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, और गवर्नमेंट छठ से पैसा देगी, तट से ले लेगी। वो ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरे दिन ट्रैक्टर लाओ, 1500 रुपये तो ट्रैक्टर का ही लग जाता है। जाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट के पास। हाँ, वहाँ उनके बड़े बड़े साइलोज हैं, शीतलक है, वहाँ जाओ, चाहे अपने 10 ले जाओ, 20 ले जाओ, वो सब लेने को तैयार है, मना नहीं करेगी, मना नहीं करेगी, चाहे जितना ले जाओ। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उतना वो तुमको देगी, तो अच्छी बात है ना। नहीं तो 1 रुपए में भी बिके हैं आलू, सड़ गए हैं, तो अब किसान लोग कहते हैं मेरा ले लो, नहीं ले रहा कोई, अच्छा 50 पैसे में ले लो, 50 पैसे में ले लो, यानी उन्हें मालूम है कि उन्होंने 10 रुपए उस पर लगाया है। उस किसान का सोचो वो जो वहाँ 50 पैसे में ही देने को तैयार हो गया, उससे अच्छा है क्या उसके लिए? नहीं, इससे अच्छा जाके शान से बेच के आओ गवर्नमेंट के पास। फिर कई बार गवर्नमेंट उससे ज़्यादा महंगे दामों पे भी बेचती है लोगों में, और कई बार गवर्नमेंट के पास सड़ भी जाता है, दोनों होते हैं। तो जहाँ पर मंडी में सर ज्यादा प्राइस मिल रहा है वो थोड़ा सा कम दे। हाँ, देखो, now these farmers sell their grains to government at MSP, minimum support price. These farmers sell their grains at MSP, लेकिन ऐसे नहीं कि घटिया उगा के ले जा रहे हो, उसमें और 1-2 बोरी कंकड़ मिला दिया, सोचो वजन बढ़ा दिया। गवर्नमेंट सब देखती है, कहेगी 20 रुपए का है लेकिन तुम्हारा माल सही नहीं, 15 ही देंगे। सर जैसे अगर कंकड़ अपने कुछ नहीं है, हल्का सा खराब हो गया है, तो उसके रेट उतने कम होते जाएंगे। क्वालिटी पे डिपेंड, सही क्वालिटी है तभी उस रेट पे, ये सुपीरियर क्वालिटी का पीस है। सर अगर सर जैसे कि वो सर देने गए, हाँ, सर अगर पुराना माल दे दिया तो फिर पुराना उसका वो हाइग्रोस्कोप होता है, उससे उसकी नमी की जांच करेंगे, 15% होनी चाहिए गेहूं की नमी। और एक चीज ज़्यादा सूखा तो नहीं है, भूसी तो ज़्यादा नहीं है, हीरा ज़्यादा है कि नहीं, अगर हीरा कम निकला तो भी गेहूं कम तो जैसे कि कई बार होगा तो सर गेहूं के अंदर का जो व्हाइट पोर्शन, सर जैसे कि डिफेक्टिव निकल गया सर, वो फिर भी हो जाएगा, फिर भी बोल रहे कि सर वो जो गवर्नमेंट है वो सर खुद ले लेंगे या उनको वापस कर देंगे? वापस नहीं करेंगे, रेट कम कर देंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे प्राइस क्वालिटी। या तुम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं भी लेंगे ना, कोल्ड स्टोरेज में कहेंगे 1 रुपए बोरा पर महीने हमारे यहाँ किराए पे रख दो, जब तुम्हारी मर्जी हो तो ले जाओ, जब बाजार में अच्छा रेट मिले तब बेच देना, रखो अपना ही सामान यहीं रखो।
तुम्हारा ही फायदा है। तो खत्म मतलब खराब नहीं होगा। खराब नहीं हो, कहेंगे जैसा तुम माल लाए हम रख लेंगे 1 रुपए बोरा, 100 किलो 1 रुपए फ्रिज पे महीने, कितना सस्ता। और बाजार में जैसे ही रेट बढ़े अपना सामान टिकट दिखा कर ले आओ बेच, हर तरह से तुम्हें फायदा है। अब देखो फार्म इन यूएसए, तो ऐसे ही हमारे जो सिस्टर के हस्बैंड यानी जीजा जी, वो आढ़ती हैं, वो इसी का काम करते हैं। लोगों से लेके वहाँ रख देते हैं गवर्नमेंट के पास, और वहाँ से फिर ले ले। आढ़तिया नहीं होता है, आढ़तिया गवर्नमेंट का। लोगों से ले लिया, लोगों को पैसा दे दिया, फिर जाके खुद जमा कर दिया अपने नाम से। तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट नहीं, अपना जुगाड़ होता है, अच्छा, अपना जुगाड़। प्राइवेट है, सही है ना। तो अब जरा देखिए, फिर वहाँ से गेहूं लेके तुम मिल में बेच दो। तुम्हारे पास इतने क्विंटल, 100 क्विंटल, 1000 क्विंटल है, मिल वाला एक किसान के पास हो जाएगा, 1 क्विंटल में ही 100 किलो होता है। इतना कौन होगा? कोई मतलब 10 किसानों से अच्छा मिल वाला तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगा, जब उसकी मर्जी तुमसे लेता रहेगा, तुम उनको दे दो मिल वाले को किसान। अब फार्म इन यूएसए जरा देखो कैसा होगा बताओ। यहाँ 1 हेक्टेयर है और वहाँ कितना है, वहाँ पर 250 हेक्टेयर, पढ़ो पहली लाइन। यहाँ पर कैसे है 1 हेक्टेयर और वहाँ क्या है 250 हेक्टेयर। सर यहाँ सर स्वामी इंडिया पे 250 हेक्टेयर, तो इसके लिए इन्हें क्या चाहिए। जबकि कहीं कहीं क्या है देखो, इन Iowa state owns 300 hectares of land, so they need chemical fertilizers, sprayer, chemical fertilizer भी चाहिए, और वो स्प्रे करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो एक साथ है ना, स्प्रेयर, केमिकल सर वो दिखा भी रहा फर्टिलाइजर दिखाया है ना, देखो एरोप्लेन से स्प्रे हो रहा है, स्प्रेयर, और इसी तरीके से कंबाइन हार्वेस्टर, ये सारा वो यूज करते हैं। ओके, एंड इसके अलावा दे ऑल्सो यूज फर्टिलाइजर ही नहीं यूज करते हैं, दे ऑल्सो यूज पेस्टिसाइड्स, दे ऑल्सो यूज पेस्टिसाइड्स टू, जहां जहां जिसकी जरूरत होती है, एज देयर आर लेस नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, as less people available या less labor है for agriculture। सर इनका इतना पैसा है कि प्लेन से डाल रहे हैं पेस्टिसाइड, तो वो चीपर पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फार्मर्स हैं वही करोड़पति हैं और उनके पास अपने खुद के जेट प्लेन्स हैं, प्राइवेट प्लेन्स। आप ये समझो, इतना हेक्टेयर जमीन जिसके पास होगा वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करेगा तो कितनी ग्रेनरी उगा देगा और कितना करेगा। हर एक तो वो बाहर भेजते होंगे ना, हाँ, कोई लेने का तो आइडिया नहीं उनके यहाँ। उतना खाने कोई नहीं है। जहाँ यहाँ 1000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, वहाँ 2 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल से